हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल भाइयों। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? कैसा जी, आई बैक टू से दैट गुड गुड इवनिंग गुरुजी। तो भाई लक्ष्य, डार्क किंग सारे भाई साहब फुल अंग्रेज हो रहे हैं। चलिए, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी, राइट? यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था ये वाला पार्ट, तो उसमें मैंने आपको ठोस अवस्था के सारी चीजें बता दी थी, है ना। क्यूब के बारे में बता दिया था। अब मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है बेटा, वो टॉपिक है मेरे पास उपसह संयोजक संख्या। क्या पढ़ाना बेटा? उपसह संयोजक संख्या। अब मेरी बात सुनना, जो जो मैं बोलूंगा बेटा, ठीक है। उपसह संयोजक संख्या कह लो बेटा, या इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर, संकुल संख्या भी कहते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम क्या कहते हैं बेटा? संकुल संख्या। संकुल संख्या। इसको बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, अंग्रेजी में जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं बेटा। अगर आपको मतलब समझना है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, तो बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को आप इस तरीके से समझना कि जब हमारे पास कोई ठोस अवस्था होगी ना भाई, कोई भी ठोस अवस्था होगी, ठीक है। अब देखो, उसका मतलब होता है पड़ोसी। क्या मतलब होता है भाई? पड़ोसी। अब पड़ोसी कौन होते हैं बेटा? जो भी तुम्हारे घर के आसपास रहते होंगे उनको पड़ोसी कहते होंगे आप लोग। यस और नो? अब मेरे को देखो, ये चीजें आप लोगों को समझनी है, जाननी है और दिमाग लगाना है। अगर मान लो तुम कहीं से भी रहते हो, तुम किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आपके आसपास वाले जो सबसे निकटतम घर होंगे उनको आप पड़ोसी कहते हो, है कि नहीं? थोड़ा दूर वाले पड़ोसी हो गए, और दूर वाले मोहल्ले वाले, और भाई कोई दूसरा कहीं का हुआ तो गांव वाले। ऐसी पड़ोसियों का अलग अलग स्तर होता है। एक होता है बिल्कुल कि मकान से मकान मिला हुआ है, वो होते हैं सबसे निकटतम पड़ोसी। एक होते हैं उससे दूर वाले पड़ोसी, एक होते हैं थोड़े और दूर वाले पड़ोसी, ठीक है। तो यहां पर संकुल संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर को आपको समझना है कि भाई किस यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, अगर मान लो मेरे पास एक एससीसी यूनिट सेल है। क्या है बेटा? एससीसी। एससीसी यूनिट सेल में मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। एससीसी यूनिट सेल में, यानी इकाई जालक में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना। अब देखो बेटा, ये तो मान लो मेरे पास टॉपिक है, और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, बिना अजम्पशन के, मतलब बिना अज्यूम करे आप इसको समझ नहीं पाओगे अच्छे से। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मैथ्स का जो एडवांस का लेक्चर है या फिजिक्स का जो एडवांस का लेक्चर है, वो लेक्चर आप लोगों का लाइव मिलता है आपको, या वो रिकॉर्डेड मिलता है? क्योंकि मुझे अगर ऐसा है कि अगर वो लाइव मिलता होगा तो फिर मेरी मजबूरी है कि मेरे को जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। अगर वो रिकॉर्डेड मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड में भी मैं अपने लेक्चर की लेंथ थोड़ी बढ़ा सकता हूँ। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, रिकॉर्डेड बाद में देख लेना, थोड़ा 1 घंटे बाद देख लेना, मैं थोड़ा लेक्चर लंबा करना चाह रहा हूँ। हो पाएगा आप लोगों से? पहले मुझे बताइए। क्योंकि सारा खेल बेटा जी अज्यूम करने का है, विजुअलाइज करने का है पढ़ने पे। तो लाइव ही है, ओके, लाइव ही है, ओके, डन। तो एससीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब जरा यहां पर देखिएगा, अगर मैं एससीसी यूनिट सेल की बात करूं, तो एससीसी यूनिट सेल में पहले आपको एससीसी यूनिट सेल समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। कि एससीसी यूनिट सेल का में कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेंगे कैसे, एससीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेंगे कैसे। तो देखो भाई, पहले मैं एससीसी बनाता हूं। एससीसी का अर्थ होता है
एक ऐसा इकाई जालक जिसमें परमाणु केवल कोनों पर होते हैं। कहां पर होते हैं बेटा? कोनों पर। आप मुझे एक बात बताइएगा, ये जो एससीसी है, ठीक है, इसमें परमाणु यहां होंगे, 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 और इसमें परमाणु यहां होंगे। ये बेटा प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव? आंसर दो मुझे फटाफट। ये बेटा जी प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव? आपको याद होगा, जिनमें परमाणु केवल कोनों पर होता है, अंदर नहीं होता, उनको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव। तो ये एक प्रिमिटिव प्रकार का हुआ। याद है ना, मैंने वो टेबल बनाया था, पी 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 लिखा था, उस पी का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको आप, कि एससीसी एक प्रिमिटिव भी है। ठीक है, प्रिमिटिव। अब देखो यहां पर, अब यहां पर सबसे निकटतम पड़ोसी कौन होगा बेटा? आप किसी भी परमाणु को मान लो, किसी भी परमाणु को मान लो ऐसे करके कि सर जी मैं इसको फोकस करना चाहता हूं, ठीक है, और यहां पर सबसे निकटतम दूरी क्या होगी बेटा? अगर ये घन है तो सबसे निकटतम दूरी होगी बेटा ये ए, है ना, ये ए दूरी सबसे निकटतम होगी, या फिर ए दूरी ये निकटतम होगी बेटा। आप अगर देखोगे इस वाली दूरी को, ये जो दूरी है इसके और उसके बीच में, ये होती है a√2 दूरी। क्या होती है? a√2 दूरी। और फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच में, ठीक है, इसके और इसके बीच में, तो ये होती है बेटा a√3 दूरी। क्या होती है? a√3 दूरी। अब मैं आपको इसको थोड़ा और अज्यूम कराने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए आपको मैं पहले एक पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं आपको। जैसे कि मैंने एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाया, जालक बनाया, और उसमें ऐसे वर्ग बनाया, फिर वर्ग के मध्य में मैंने प्लस का साइन यानी डॉक्टर का साइन बनाया बेटा। मध्य में मैंने क्या कर दिया? डॉक्टर का साइन बना दिया भाई। अब मेरे पास एक प्लस बना। दूसरी बार मैंने थोड़ा सा इस एंगल पे लेके एक और ऐसे बना दिया भाई। ठीक है, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया बेटा, और फिर यहां पर इसके बीच में प्लस का साइन बना दिया। ठीक है जी। इसके बीच में बना दिया। अब देखो बेटा तीसरा, तीसरा देखो बेटा, क्योंकि ये देखो समझने वाला है, मैं आपको बताऊं समझने वाला ही खेल है सब कुछ। अब देखो, जिसको ये समझ में आ गया, दिखने लगा, उसके लिए टॉपिक आसान है। और जो बेटा इसको अज्यूम नहीं कर पाया, दिल से नहीं समझ पाया, उसके लिए बेटा मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो तो भाई, ये इस तरीके से मैंने 8 कमरे बनाने का तरीका सिखाया है आपको। अब मैं क्या करूंगा भाइयों, इनको मान लो मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको ऐसे जोड़ दिया, और मैंने क्या करा बेटा, इसको ऐसे जोड़ दिया। मैंने क्या काम करा बेटा, इसको ऐसे जोड़ दिया। देखो कितना परफेक्ट बना है। इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। आज तो मतलब केंद्र से होके जा रही है सारी चीजें। और इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। ये थोड़ा सा अजीब बना है बस लास्ट में। इसको फिर मैंने ऐसे जोड़ दिया भाई, ऐसे जोड़ जोड़ दिया, और ऐसे जोड़ दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आप लोग जब भी ये सोचो कि मुझे किसी का भी वो निकालना है भाई, क्या बोलते हैं, संकुल अवस्था निकालनी है, मुझे संकुल नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो आप उस परमाणु को जिसको भी आप आधार बनाना चाहते हो, उसको आप यहां पर बनाओ। और चाहे किसी का भी निकालो, एससीसी का निकालो, बीसीसी का निकालो, एफसीसी का निकालो, किसी का भी निकालो, आप ऐसे निकालो। अब मैं आपको बताता हूं भाइयों,
कुछ चीजें इसमें मैं आप लोगों को बहुत हाई ड्राइव नहीं कराऊंगा डेरिवेशन में, क्योंकि जब ये जेई मेंस में था तो ड्राइव करने का ऐसा था कि भाई कॉलेज वगैरह में, या सॉरी इंटर कॉलेज या कह लो आप स्कूल में, ठीक है, हम लोग बताते थे कि भाई इसका डेरिवेशन कैसे आया। आज के टाइम पे हमारा मेन मोटो होता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आते हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। और आपको भी पता है कि भाई हम लोगों को कम टाइम में रह के सॉल्व करना है, और जो कंटेंट एडवांस लेवल का है उसी को हम छुएंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो बेटा प्लीज, यहां पर हम लोगों के पास हमने माना कि अगर इस परमाणु को मान लिया जाए आधार, और हमें पता है कि सबसे निकटतम दूरी जो होगी वो ए है, फिर a√2 है, फिर ए है एससीसी में। तो हमने इस बिंदु को केंद्र मानते हुए ये देखा कि इसके ए दूरी पर कितने परमाणु मिल सकते हैं। अब देखो बेटा, इसके ए दूरी पर कितने परमाणु मिल सकते हैं अगर इसको आप केंद्र मानते हो, फिक्स मानते हो। देखिए इस पर बेटा ये ए दूरी पर है, ध्यान से देखिएगा कितने दूरी पर है, ए दूरी पर है। ऐसे ही ऊपर वाली रेखा में यहां पर ए दूरी पर आ गया। ऐसी बेटा इधर अगर आप देखोगे इस पर ए दूरी पर आ गया, समझ गए। ऐसी बेटा नीचे देखोगे तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास ए दूरी पर आ गया, ठीक है। और ऐसी बेटा अगर हम बात करेंगे आगे और पीछे की बात, तो यहां पर भी क्या हो गया बेटा, ए दूरी पर आ गया बेटा। समझ में आई बात, यस और नो। आप कहोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। तो जब भी हमारे पास इस पर देखोगे आप, अब इसके बाद बाकी कोई भी परमाणु देख लो आप, यहां रखोगे तो a√2 आएगा, यहां रखोगे तो a√2 आएगा, यहां रखोगे तो a√2 आएगा, यहां रखोगे a√3 आएगा। बाकी सारे के सारे स्थान जो हैं वो अलग अलग एक तरीके से दूरी पर बैठ रहे हैं, ठीक है। आज मेरी मंजिल नहीं है, मंजिल मेरी बेटा सैटरडे में होगी, और सैटरडे मुझे लगता है कल है, ठीक है, कल होगी मेरी क्लास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है बेटा कि अगर मैं ए दूरी पर निकटतम पड़ोसी देखूं कितने हो सकते हैं, सबसे निकटतम पड़ोसी, तो ये ए दूरी पर है, ये भी ए दूरी पर है, ये भी ए दूरी पर है, ये भी ए दूरी पर है, और बेटा ये भी ए दूरी पर है, और ये भी ए दूरी पर है। अब मुझे बताइए बेटा, क्या आप लोगों को मतलब ए दूरी पर जो इसके निकटतम अधिकतम परमाणु थे वो कितने हैं, 6। इसी वजह से मैंने क्या कहा, एससीसी के अंदर जो प्रथम कोऑर्डिनेशन नंबर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर वो कहां होगा बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है हमारे पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास 6 होते हैं बेटा। कितनी दूरी पर होता है ये भी देख लो, ए दूरी वाला, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ए दूरी पर पाया जाता है, ए दूरी पर, और वो होता है 6, ताकि आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहे। अब मुझे बताओ बेटा, क्या आप लोगों को पहला कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी में समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो? भाई बताइए, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? बोले भाई। अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि कितनी दूरी पर होगा बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है a√2 दूरी पर। क्योंकि इसके बाद जो दूरी पड़ रही है हमारे पास, इसके बाद जो दूरी पड़ रही है बेटा वो a√2 पड़ रही है। क्या पड़ रही है, a√2। तो सेकंड पड़ोसी कौन हो गए, अब देखते हैं भाई a√2 दूरी पर कौन कौन से होंगे, ठीक है। देखिए अब मैंने जो आपको समझाया था ना, अब मैं इसको हटा रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार इस वाले स्ट्रक्चर को नहीं बनाना चाहता, ठीक है, क्योंकि फिर वो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो अगर मुझे अब निकालना पर एक ही स्ट्रक्चर में मैं सारे बार बार समझाऊंगा। अगर आपको a√2 डिस्टेंस पर यह देखना है कि कितने निकटतम अधिकतम परमाणु हो सकते हैं, तो आप मुख्य परमाणु को जिसके आधार पर आप सर्च कर रहे हो दूरी, वो आप यही मानोगे।
केंद्र पर ही मानोगे, ठीक है, वो आप यही मानोगे बेटा। अब a√2 दूरी कौन सी हो सकती है बेटा? a√2 हो सकती है भाई ये वाली दूरी, a√2 ये वाली दूरी होती है। यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक परमाणु, आगे यहां पर एक परमाणु, और यहां पर एक परमाणु, और यहां पर एक परमाणु। अब ये हमारे पास एक तल है, एक तल ऐसे है, और एक बेटा बीच में भी है। अगर आपको बताऊं मैं, एक तल में, एक तल में यानी एक एक्सिस के पूरे तल में a रूट दूरी पर इस परमाणु के कितने परमाणु हैं बेटा? 4। अब सोचो इस वाले एक्सिस पे ये भी तो a√2 दूरी है, ये वाली, ये भी तो a√2 दूरी है बेटा, ये भी तो बेटा a√2 दूरी है इससे, है कि नहीं? और ये भी बेटा क्या है? a√2 दूरी है। अब कितने हो गए बेटा? इस तल में 4 हो गए, इस तल में 4 थे, टोटल कितने हो गए? 8। अब देखो बीच वाले येलो वाले भाग को देखकर ऐसे काटते हुए आप देखोगे ये जो दूरी है बीच वाले का कोना, ये भी तो बेटा a√2 दूरी, a√2 है, और ये भी a√2 पर है बेटा। यहां पर भी बेटा a√2 पर ही है, और यहां पर भी a√2 पर है। तो मेरे कहने का मतलब था, चाहे तो इनको आप हर एक करके गिन लो, ये 12 ही परमाणु ऐसे हैं जो a√2 दूरी पर है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो बेटा कि एक तल में 4 हैं, तो 3 एक्सिस के जो 3 तल होंगे उनमें 12 हो जाएंगे, 3 एक्सिस में 3 होंगे तो बेटा में 12 हो जाएंगे, तो टोटल मेरे पास 12 बैठेंगे बेटा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि भाई सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि a√2 दूरी पर है, ठीक है, a√2 दूरी पर है बेटा, वो होता है हमारे पास 12। कितना होता है भाई? 12। कितना होगा भाई? 12। 12। अब देखो यहां पर, अब देखो बेटा यहां पर आया समझ में? ऐसे ही समझा रहा हूं भाई। तो ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब मेरा मन पता है क्या है समझने का? मैं चाहता हूं कि मैं 3 कोऑर्डिनेशन नंबर तक निकालूं। थर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर यानी निकटतम जो भी परमाणु होगा जो कि a√3 दूरी पर होगा, a√3 दूरी पर होगा बेटा, इस पर, क्योंकि इसके बीच में तो कहीं आ नहीं रहा परमाणु जिससे हम दूरी निकाल लें भाई, ठीक है, a√3 दूरी पर होगा। तो उसको हम कैसे देखेंगे भाई a√3 दूरी? मैंने कहा था कि भाइयों आप हटा दो सारे वापस से, आप केंद्र वाले परमाणु को तो स्थायी मानोगे ही कि भाई इसके आधार पर हम देखते हैं कि a√2 दूरी कहां पर होगी, a√3 दूरी कहां पर होगी। ध्यान से देखिए बेटा, इस परमाणु के a√3 दूरी कहां पर हो सकती है बेटा? यानी बॉडी, एक तरीके से बॉडी सेंटर कह लो आप, है ना? बॉडी सेंटर के जो बॉडी सेंटर को पार होते हुए जाएगा इसको बोलते हैं घन के कण, घन के विकर्ण पर। इससे घन का विकर्ण कहां बैठेगा? अगर ये बीच में है बेटा, ये पॉइंट घन का विकर्ण, ये पॉइंट उस घन का विकर्ण होगा, इससे वो वाला बिंदु, इससे घन का विकर्ण बेटा ये बैठेगा, और घन का विकर्ण बेटा वो बैठेगा। इसी पॉइंट को मानते हुए घन का विकर्ण नीचे आएगा भाई, ये, और घन का विकर्ण एक ये होगा। ऐसी बेटा घन का विकर्ण यहां होगा, और घन का विकर्ण ये होगा। अब हमारे पास कितने परमाणु है बेटा? आप चाहे चेक कर लो भाई, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो a√3 है। आप चाहे वहां पीछे वाले की देख लो, घन का विकर्ण, वो a√3 दूरी पर है। तो टोटल परमाणु कितने होंगे बेटा? ये चाहे ऐसे मान लो
और चाहे बेटा पीछे की तरफ मान लो, चाहे नीचे की तरफ देख लो आप, ठीक है, घन का विकर्ण है ये। तो 8 होंगे भाई, क्या होंगे बेटा, 8 होंगे। आशा करता हूं कि आपको अज्यूम होना चालू हो गया होगा, जो कि a√2 दूरी पर है, ये होते हैं हमारे पास बेटा 8। किस किस को बेटा जी एससीसी के कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गए कितने होते हैं, किस किस के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, किस किस को ये समझ में आ गए बेटा। कर सकते हो बेटा, ऐसा नहीं है, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी लाइव का मजा ले सकते हो आप। बाद में आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इस तरीके से मैं आपसे पूछ पूछ के नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो चीज है किस क्रिस्टल क्लियर होना। हो गया भाई, क्रिस्टल क्लियर हो गया तो बेटा फटाफट हर्ट बना दो, दिल बना दो, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर जिस तरीके से आपने एससीसी के बारे में समझा, अब समय आ गया है बेटा किसके समझने का, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। और प्रथम 3 पड़ोसी ही बताऊंगा मैं, प्रथम 3 पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं, प्रथम 3 पड़ोसी। देखिए बेटा, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब भाई जो एफसीसी है, पहले तो ये जानेंगे इसमें परमाणु होते कहां कहां हैं और कितने कितने हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जब मैं एफसीसी बनाऊंगा दोस्तों, हाँ ये एफसीसी बनाऊंगा भाई मैं। ये चैप्टर जितने प्यारे तरीके से समझाया जाता था ना, मतलब ये चैप्टर ना होना चाहिए था जेई मेंस में भी। बताए क्यों, क्योंकि जब भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता था 100% वो हुआ करता था, 100% होता था बेटा वो, 100%, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब आसान चैप्टर था ये। अब देखो भाई, हमारे पास मान लो एफसीसी में जो परमाणु होते हैं वो एक तो कोनों पर होते हैं, और बेटा फलक के केंद्रों पर होते हैं। फलक के केंद्रों पर होते हैं बेटा, ठीक है, ये होते हैं एफसीसी के परमाणु। अब मैं आपको यहां पर कुछ दूरियों के बारे में बताऊंगा, जिसको दूरी स्पष्ट हो गई उसको देखने आ गया। पहले देखिएगा, सबसे छोटी जो दूरी होती है, निकटतम दूरी, वो दूरी होगी बेटा ये वाली। सबसे छोटी जो दूरी होगी वो दूरी होगी ये वाली। पता है ये दूरी कौन सी होती है भाई, पूरा विकर्ण हमारे पास a√2 है। पूरा विकर्ण क्या होता है बेटा, a√2। अगर मैं इसको आधा कर दूंगा बेटा, तो फिर ये इस कट जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, अर्थात ये होता है हमारे पास a/√2 दूरी पर, यानी छोटा मान सबसे ज्यादा ये हो गया। अब देखो बेटा ऐसे, फिर उसके बाद निकटतम डिस्टेंस होता है a, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, सेकंड। ये क्या हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया भाई। फिर हमारे पास आता है a√2 की वैल्यू होती है इतनी, √3/√2 की वैल्यू होती है इतनी। 1 मिनट देखूंगा भाई, 1 मिनट देना मुझे। देखो भाई, सेकंड तो आपको दिख गया होगा। अब आपको मैं ना और डिस्टेंस बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि इसमें यहीं पर परमाणु होंगे। जैसे अगर मैं पहले वाले एससीसी में देखता, अगर मैं फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता, तो फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर पता है कब कहाँ निकलता। पहले सुनना भाई, नोट मत करना, कि मैं अगर इस एक्सिस को और बढ़ाता ऐसे करके, तो यहां से ए, और फिर जो 2a डिस्टेंस होती बेटा, 2a डिस्टेंस, उसके हिसाब से हम देखते कोई ना कोई यहां से यहां दूरी।
तो इस तरह से पड़ोसी बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें अज्यूम कराना आसान था 3 कोऑर्डिनेशन तक, इसमें अज्यूम कराना थोड़ा डिफिकल्ट है थर्ड वाला, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर मैं इसके बराबर में एक और यूनिट सेल बना लूं बेटा, ठीक है, ऐसे मैंने एक यूनिट सेल बना ली, ठीक है, एक यूनिट सेल बना ली भाई, एक यूनिट सेल बनाई। अब देखो यहां पे, तो हमारे पास, क्योंकि एक यूनिट सेल से कनेक्ट होके एक एक अलग अलग रहता है, तो मैंने यहां पर ऐसे करके ये बनाया, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा प्लॉट करके बनाया ताकि मैं डिस्टेंस समझा सकूं। तो यहां पर भी बेटा अगले वाले में भी क्या होगा, ऐसे ही होगा बेटा, हर कोने पर होगा, ठीक है, हर कोने पर होगा। और इसके ये फलक कॉमन हो गया दोनों में, ये बीच का फलक कॉमन आ गया। फिर एक फलक ये होगा बेटा, ठीक है। फिर ऐसे ही उसके फलक पे, सामने वाले के फलक पे, इधर वाला फलक, नीचे वाला फलक, ऐसे आएगा ये। तो जो पहली डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, ए, और ये क्या है बेटा, a√2, ठीक है। अब यहां पर क्या होगी हमारे पास, थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस, आप सोच के बताइएगा। एक डिस्टेंस तो बेटा ये है, जिसको मैं कहता हूं a√2, ठीक। और एक डिस्टेंस है बेटा हमारे पास ये वाली, इसको हम कहते हैं a√3/2, a√3/2, ठीक है। पूरा रूट में है ये। और ऐसे नहीं बेटा, हमने सॉल्व नहीं करा ये, कैसे हमने ऐसे हवा में बोल दिया। मैं आपको बता दूं, इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर डेरिवेशन करा हुआ है कि भाई यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है। ध्यान से बताता हूं मैं आपको कैसे किया होगा इन्होंने। इस पे ऐसे लंब डाला होगा बेटा, ये दूरी a है और ये दूरी a/2 है। फिर उन्होंने क्या करा होगा, ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला जो मैं यहां से दिखा रहा हूं ना, ये वाला डिस्टेंस निकाला बेटा, ठीक है। इन्होंने क्या करा बेटा, यहां से यहां तक ऐसे इस पर लंब डाला होगा। तो भाई अब आप समझिए, डिस्टेंस ए है, ये इसके आधे से मैंने यहां मिलाया a/2, ठीक है। और यहां से लेकर मिड पॉइंट पे a/2 ही ये होगा बेटा, क्योंकि ए है तो आधे पे ही होगा। अब हमारे पास ये जो आपका पास एंगल है 90 डिग्री, आप समझ रहे होंगे समकोण त्रिभुज बन गया बेटा। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं लगी, ये हमारे पास क्या बना होगा, समकोण त्रिभुज बना होगा। उसके आधार पर फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई होगी, और हमने लिखा होगा कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, समझ रहे हो। उससे सॉल्व करके ये विकर्ण निकला है a√3/2। तो ऐसे नहीं कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ऐसे ही बोल दिया, वो तो ये है कि चलो मुझे उस मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ाना है, कोई फायदा नहीं है मैं क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में और मैं आप लोगों को वहां पे कंफ्यूज करूं, बस एक बार प्रूफ देना था, वो मैंने दे दिया कि मैंने सॉल्व कैसे करा है भाई। अब सुनो मेरी बात, ये डिस्टेंस है मेरे पास। अब आपको ये चूज करना है बेटा, a√2 में से और a√3/2 में से कौन सा मान छोटा होता है। तो जब बेटा आप √3/2 को सॉल्व करोगे, तो ये मान हमारे पास होगा √1.732, मतलब यही होता है ना भाई इसका मान, √3 का मान 1.732 और इसका मान होता है 1.414। अब सॉल्व करोगे इसको भाई, 1.414 को, तो 1.732 भाग 1.414,
4 1 4, तो ये आ गया 1.22, है ना। और ये क्या आएगा बेटा, 1 × 4 1 4। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये अगर ए है और ये अगर हमारे पास बी है और ये सी है, ए बी और ए सी में से कौन सा छोटा डिस्टेंस होगा? ए बी और ए सी में से कौन सा छोटा डिस्टेंस होगा आपके हिसाब से? मैंने सॉल्व करके बता दिया। A√2 और A√3/2, ये तो क्लियर हो जाएगा। चलो इसको अगर आप आगे भी सॉल्व नहीं कर रहे, चलो इसको सॉल्व भी मत करो। √3/2 का मतलब क्या हो गया बेटा? बराबर होता है A√1.5, 1.5, क्योंकि तो ये तो छोटा मान ही हुआ कि नहीं हुआ? AC छोटा होगा बेटा, राइट। तो इनमें सबसे छोटी निकटतम दूरी तो बेटा ये है, A√2 वाली, A/√2 वाली। सेकंड नंबर पे A है, तीसरे नंबर पे जाके ये है, और चौथे नंबर पे जाके ये होगी बेटा, ये A√2 वाली। ठीक है, इस तरीके से होता है भाइयों। अब देखो बेटा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर अज्यूम करना है हमें। ठीक है, एफसीसी में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि A/√2 दूरी पर है, ये मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया। एफसीसी में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर A/√2 दूरी पर है, वो कितने होंगे? देखिए, अब मेरे को फिर से अज्यूम करवाना पड़ेगा आपको। मैं ये मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं भाई, मिटा रहा हूं इसको। देखो अब यहां पर जो A√2 दूरी होगी बेटा, वो कौन सी होगी? किसी भी फलक के बीच में मान लो ऐसे, और ये फलक के बीच में आ गया यहां पे, उस फलक के बीच में आ गया बेटा ये, और इस फलक के बीच में आ गया बेटा ये जो दूरी आप देख रहे हो बेटा, ये मेरे पास A/√2 है। और एक तल में चार हैं, एक तल में चार हैं। अब आप सोचो, मेरे पास तो 3 तल होंगे। अगर ये एक्स अक्ष वाले तल पर इतने हैं, तो वाई अक्ष वाले तल पर कितने होंगे, और फिर जेड अक्ष वाले तल पर कितने होंगे? राइट और रॉन्ग? अगर एक एक तल ये है, एक तल ये है, तो एक तल ये भी तो होगा बेटा, राइट। तो मुझे बताइए बेटा, यहां पर कितने होने चाहिए? A√2 दूरी पर कितने होने चाहिए भाइयों? बारह। 12 होने चाहिए भाई, 4 या 12, तो इसका आंसर 12 होगा भाई। अब देखो बेटा, एफसीसी में सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि ए दूरी पर है, वो कितने होंगे बेटा? ए दूरी पर। अब आप इसी को बेटा जी केंद्र मानिए, और इससे ए दूरी देखिए, ए दूरी कितनी पॉसिबल हो सकती है। ए दूरी पर, ए दूरी पर कहां कहां हो सकता है बेटा? या तो ये ए दूरी है, या इधर ए दूरी है ये, या ए दूरी ये है बेटा, या ए दूरी बेटा ये हो गई, या ए दूरी आगे है, और या ए दूरी बेटा पीछे है। कितनी दूरी होगी बेटा? ए। रिप्लाई दे रहा हूं बेटा, कोई बात नहीं, कम लोग हों इसलिए बेटा एडवांस में जाते भी तो कम ही लोग हैं ना। कम लोग हैं चलेगा, पर एडवांस में भी तो कम ही लोग जाते हैं दोस्त, है ना। 6 है, तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। ठीक। अब देख बेटा, यहां पर थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देख, मैं आपको बताता हूं ऐसे करके।
अब हमें इसको यहां कनेक्ट करके हमें देखनी है A√3/2 पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 क्यूब यहां एक्सटेंड करनी पड़ेगी, है ना। 2 क्यूब यहां एक्सटेंड करनी पड़ेगी, जिसमें आगे आगे जो ये वाला होगा बेटा, इस वाले फलक की बात नहीं कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं, इसके फलक पे जो होगा, अगर आप मानोगे ऐसे देखोगे, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझना बेटा, इस पे ही समझा देता हूं एक कोई। देखो भाई, अगर एक और क्रिस्टल को बराबर में रख दें तो उसके यहां पर कहीं उसके फलक के केंद्र पर, ठीक है, दिमाग लगाना, उसके फलक के केंद्र पर ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी हमारे पास बेटा कौन सी, A√3/2। ठीक। अब ये तो एक यूनिट सेल को आगे बढ़ाने का तरीका हुआ, ऐसी दो को बढ़ाएंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। मतलब पूरे एक अक्ष में, यानी इस वाले अक्ष में बता रहा हूं मैं, इस वाले अक्ष में अगर एक यहां पर तल पर मिलेगा तो एक ऊपर वाले के जो नेक्स्ट बढ़ाएंगे हम इसको ऐसे करके A√2 दूरी पर, यहां पर इसके फलक के बीच में, तो ये दूरी भी बेटा हमारे पास वही होगी, A√3/2। फिर जब इसके ऊपर एक रखेंगे, एक उसके ऊपर होगी, इसके ऊपर एक रखेंगे क्यूब, तो एक उसके ऊपर होगी, 2 और 2 4, फिर 2 6 और 2 नीचे 8। एक तल में 8 है, एक तल में 8 है, क्योंकि इसको मैं बहुत बड़ा बोर्ड नहीं बना सकता, पर मैंने अज्यूम करवाने की पूरी कोशिश करी कि मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है। अब 3 तल होते हैं, 3 तल, तो बताओ कितने परमाणु होंगे निकटतम में। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है, कुछ और, अरे यार देख ले, फिर एंगल 90 का ना होगा, कुछ और होगा, एंगल 90 का ना होगा बेटा, कुछ और होगा फिर। ठीक है, चाहे इसको साइन थीटा से निकाला होगा, कोई बात नहीं, एंगल देख के साइन थीटा से निकाल लिया होगा, लाल पीले, 24 होगा बेटा। मैं जो बता रहा हूं तेरे को वो लिखना पड़ेगा, देख ऐसा मत कर, जो मैं कह रहा हूं तेरे को करना पड़ेगा बेटा। तो अगर हम कहें एफसीसी में 4 नंबर की सवाल की बात है, अगर ये आ गया ना एडवांस में, तो तुम्हें लग रहा होगा ये टफ है, पर तुम मुझे बताओ, कल का लेक्चर आपने देखा, आज का लेक्चर आपने देखा, केवल थॉट पर इमेजिनेशन पे है, तुम्हें कठिन लग रहा है तो मुझे बता दो, कठिन लग रहा है तो मुझे बता दो, आंसर निकालना। अगर एक बार समझा दे तो जीवन में हमेशा रहेगा फिर तुम्हारे अंदर ये। एफसीसी में जो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितनी दूरी पर है, A√3/2 दूरी पर, उसका मान 24 है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, 24 होगा। तो 3 तक ही मुझे सिखाने थे, तो भाई इस तरीके से मैंने अज्यूम करना आपको सिखाया। ठीक है, आशा करता हूं A√2 सबसे छोटी दूरी, ए फिर दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर की जो दूरी होगी वो हमारे पास A√3/2 या √1.5 की है बेटा, ये 1.5 है, पॉइंट है इसके बीच में, कभी तुम लोगों को 15 लिख दिया, दशमलव है। अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा हम बात करेंगे बीसीसी की। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, बीसीसी की। तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना, ठीक है, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना कैसे करोगे भाई, ये तो बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो मैं आपने चेक किया होगा नो डाउट, मैंने डेरिवेशन ही चेक किया था अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ सकता है तो पढ़ ले। डिस्टेंस टू थर्ड नियरेस्ट नेबर, और वो भी कहाँ पर, एफसीसी, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी कोऑर्डिनेशन में 24। और डिस्टेंस भी बताइए बेटा, देखो 8 तिया 24 का रखा है, देख ध्यान से, 8 तिया 24। फिर उसके बाद जो डिस्टेंस निकाली है वो √3/2a है, जिसको उन्होंने कैलकुलेट भी करा है ऐसे करके, a/√2/2। तो हो सकता है तेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो थोड़ी, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से ही कर रखा है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से ही कर रखा है। अगर तुम्हें मतलब एआई का भी सहारा लेना है और कहीं से पढ़ना है, नहीं करना है, तो भी मैं बता दूं। ठीक है, रेगुलर बैच में अब नहीं पढ़ाते इस चैप्टर को, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हारा मास्टर गलत हो जाएगा। ठीक है, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना। अब देखो बेटा, बीसीसी का पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें, और अज्यूम करवाना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब देख बेटा, बीसीसी में परमाणु कहां कहां होते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। बीसीसी में परमाणु होते हैं ऐसे, कोनों पर, कोनों पर, और बेटा केंद्र पर, बॉडी सेंटर पे। तो जो प्रथम नियरेस्ट नेबर है, आप थोड़ा अज्यूम इधर से कर पाओगे अच्छे से, आप इसको मान लो केंद्र, इसके हिसाब से ये जो दूरी है, ये दूरी है बेटा हमारे पास, क्योंकि पूरा घन का विकर्ण होता है a√3, तो उसका आधा मान लो a√3/2, सबसे छोटा डिस्टेंस ये होता है। फिर इसके आधार पर जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होगी, चाहे तो इधर चाहे तो इधर, वो a डिस्टेंस होगी बेटा सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे होगी बेटा हमारे पास a√2 दूरी। क्या होगी, a√2 दूरी। तो इसके आधार पर हमने देखा कि सबसे निकटतम कौन है, बॉडी सेंटर। सेकंड नंबर पे कौन होगा बेटा, ए। और तीसरे नंबर पे क्या होगा बेटा, a√2। यही वाले हमें परमाणु जो है चेक करने हैं बीसीसी के अंदर। अब मैं यहां पर कह रहा हूं बेटा कि बीसीसी में प्रथम कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि a√3/2, अब समझ जाना बेटा, दूरी पर है। ठीक है, वो कितना होगा, तो देखो भाई मैंने फिर से बनाया यही, कि इससे a√2 दूरी देखो कहां होगी बेटा, पहले बाकी सबको हटाओ। ठीक है, बाकी सबको मैंने हटाया भाई, और इनको भी मिटाया। जिंदगी और कुछ भी नहीं। अब देखो बेटा, अगर ये मेरे पास केंद्रित परमाणु है जिसके आधार पर मैं चेक करना चाहता हूं, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगले वाले कोण में, यानी अगले वाले घन में, इसके बॉडी सेंटर पे कहीं एक होगा बेटा, दूसरे वाले में। अब ये आप खुद बोलो, हर एक घन में एक बॉडी सेंटर होगा। ये वाला बिंदु 8 कोनों से, यानी 8 घनों से टकरा रखा है, इधर और इधर, पीछे भी और इधर भी। तो टोटल बेटा जितने भी हमारे पास घन होंगे, उनके बॉडी सेंटर से इसके जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, a√3/2। तो ऐसे करके बेटा हमारे पास 4 घन नीचे हैं, 4 घन ऊपर हैं, 4 घन नीचे हैं, 4 घन ऊपर हैं। तो बेटा टोटल कितने बॉडी सेंटर बेटा होंगे इसके आसपास, यहां पर होगा एक, यहां पर होगा, हर एक में कनेक्ट होगा बेटा इसके साथ। नंबर बताओ भाई कितने हो सकते हैं हर एक के बॉडी सेंटर में। अर्पित गुप्ता कह रहा है 8, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, 8 होंगे बेटा, इसमें होगा बेटा 8 होगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर होगा बेटा 8, 12 नहीं होंगे बेटा। तल की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर तल नहीं देख रहे हम लोग, हम देख रहे हैं कि भाई बॉडी सेंटर पे कितने बॉडी सेंटर,
ये वाला परमाणु a√3 दूरी पर देख रहा होगा। तो आप खुद देखिए भाई, ये वाला परमाणु 8 कमरों से कनेक्ट है। तभी तो कोने वाले कमरे को हम लोग 1/8 भाग कहते हैं एक कमरे में, या एक घर में उसका योगदान कोने वाले का 1/8 होता है, क्योंकि वो 8 कमरों के साथ शेयर होता है। तो हर कमरे का बॉडी सेंटर से अगर टच होगा तो अधिकतम 8 से ही टच हो सकता है। इसीलिए बेटा जो प्रथम नियरेस्ट नेबर है, जो प्रथम कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो कि a√3/2 दूरी पर है, वो 8 है। मैं पानी पी के आया, 1 मिनट देना मुझे, ठीक है? 1 मिनट देना भाई। हाँ भाई, देखो 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 देखो, अब देखो बेटा यहां पर, अब बात करते हैं बीसीसी में। बीसीसी में सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि ए दूरी पर है, वो कितना होगा? अब आप खुद बताएं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा बेटा। ए दूरी वाले कितने होंगे? ए दूरी वाले कितने होंगे बेटा? ए दूरी वाले, ए दूरी वाले कितने होंगे बेटा? ओके, ए दूरी वाले कितने होंगे बेटा? 6। ए दूरी वाले तो 6 होंगे। चलो भाई, तो हमारे पास आ गया भाई 6। अब देखो बेटा, बीसीसी में, बीसीसी में थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि a√2 दूरी पर है, a√2 दूरी पर है, ये कितने होंगे बेटा? a√2 वाले, आप जानते हो एक तल में ये 4 होते हैं। अगर a√2 देखोगे तो 1, 2 पड़ोसी, 3 पड़ोसी, 4 पड़ोसी, पूरे एक तल में 4 हैं। तो बेटा 3 तलों में 12 होंगे, ठीक है? 3 तलों में क्या होंगे बेटा? 12 होंगे। तो इनकी संख्या मैंने क्या निकाल दी बेटा? 12। आशा करता हूं कि बीसीसी में आपको पहले तीन पड़ोसी निकालने आ गए होंगे, ठीक है? पहले 3 पड़ोसी आप लोगों को निकालने आ गए होंगे बेटा। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? लव यू टू गाइस। हो गया? 16 नहीं होंगे बेटा, 12 होंगे। अब देखो यहां पर बीसीसी का भी आप सीख लिए, ठीक है? और मैंने ये आपको तरीका बताया बनाने का। अब देखो भाई यहां पर, अब हमारे सामने, अब हमारे सामने क्या आता है भाई? हमारे पास आता है एक और विशेष यूनिट सेल, जिसका आपको एक कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, पहला, ठीक है? और वो है एचसीपी यूनिट सेल, ठीक है? एचसीपी में आप पहला भी करोगे तो आपका बन जाएगा काम। देखिए भाई, एचसीपी में संकुल नंबर, संकुल संख्या, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो वो पूछ सकता है, वो मैं बताऊंगा भाई, ज्ञात करना, ठीक है? कैसे ज्ञात करते हैं देखो, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा यहां पर। सबसे पहले, पहले तो हमें हेक्सागन बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? हेक्सागन बनाया भाई मैंने। फिर उसके बाद आपको पता है कि भाई इससे ये टच होगा, इससे ये टच होगा, इससे ये टच होगा, इससे ये टच होगा, और इससे ये टच होगा। ये बात आपको पता है भाई, तभी तो हेक्सागन सा बनेगा। अब हेक्सागन में जो परमाणु होते हैं ना बेटा, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। हेक्सागन में कुछ ऐसा होता है कि ये परमाणु हर एक कोने का होता ही है। ऐसे ध्यान से देखिएगा, ये
ये परमाणु है और बीच में एक है, ठीक। और ऐसे ही बेटा आपको याद होगा मैंने 3 नीचे बनाए थे इसके, ठीक है। अब हमने किसी भी एक परमाणु को देखना है कि वह कितने परमाणुओं से कनेक्ट हो सकता है। हमें क्या देखना है बेटा, एक परमाणु देखना है वो कितने परमाणु से कनेक्ट हो सकता है। अब मैं इसको देखता हूं, ये परमाणु इन 6 के साथ तो कनेक्ट है ही है, इन 6 के साथ तो कनेक्ट है ही है। आप ऐसे मानिएगा जैसे 3 गुब्बारे हैं, ठीक है, फुटबॉल है, 1 2 3, उनमें बीच में जगह बन जाती है। अगर 3 फुटबॉल को हम सटा के रखें तो उनके बीच में जगह बन जाती है, बनती है ना उनके बीच में। अब उस बॉन्ड में ये जो परमाणु है, परमाणु तो गोलाकार होता है, वास्तव में तो मैंने दूर दूर करके दिखाए हैं आपको, मतलब रियल में। पर अगर आप इसको ऐसे भींच दोगे, सैंडविच की तरह भींच दोगे, तो ये परमाणु बेटा यहां पर टिकेगा, ये परमाणु आपका इसके कोने पे टिकेगा। यानी ये परमाणु 3 नीचे वालों को भी कनेक्ट कर रहा होगा, 3 नीचे वालों को भी टच कर रहा है, 6 बराबर वालों को भी टच कर रहा है। अब और सोचो, यूनिट सेल जो होती है वो ना एक यूनिट सेल नहीं होती, पूरा क्रिस्टल बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर बनता है। तो हुआ कुछ ऐसा होगा, अगर मैं इसको और ऊपर तक एक्सपेंड करूं कि इसके ऊपर एक और यूनिट सेल रख दूं, तो बेटा मुझे 3 ऊपर भी मिलेंगे ऐसे करके। अब ये जो अकेला परमाणु है, 6 इनके साथ, 3 नीचे वालों के और 3 इधर वालों के साथ जब कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, तो टोटल बेटा ये 12 परमाणुओं के साथ कनेक्ट रहता है। किसके साथ रहता है? 12 परमाणुओं के साथ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा बेटा, टेंशन ना ले, जितनी बार तू कहेगा उतनी बार समझाऊंगा। मैंने क्या काम करा, एक यूनिट सेल के ऊपर एक और यूनिट सेल रख दी, क्योंकि बहुत सारी यूनिट सेल मिल मिलकर तभी तो जालक बनाती है, तभी तो क्रिस्टल बनाती है। तो मैंने ये कहा कि भाई ये परमाणु इन 12 के साथ तो कनेक्ट होता दिख ही रहा है। अगर मेरे पास 3 फुटबॉल होती और उस फुटबॉल के बीच में जगह बनता, तो ये परमाणु एक्चुअल में ऐसे, ये तो मैंने नीचे निकाल के दिखाया है, ये तीनों परमाणु ऊपर होते हैं और ये तीनों परमाणु नीचे होते हैं। ये ऊपर मतलब ये बहुत क्लोज चीज है, परमाणु बहुत अति सूक्ष्म होता है, परमाणु बहुत छोटा, बहुत अति सूक्ष्म होता है बेटा। तो आप ये ना सोचे भाई कि ये इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, गैप इतना ज्यादा नहीं है कि टच नहीं करते, टच करते हैं। ये परमाणु नीचे को भी टच करेगा, तीनों को, 6 बराबर वालों को भी और 3 इधर को भी, ठीक है। तो अब देखो भाई, यहां पर हम लोग कहेंगे कि HCP में प्रथम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, प्रथम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी बेटा। यस और नो? यस और नो बेटा? आ गई होगी भाई। अब देखो यहां पर, अब देखो बेटा, यहां पर नया टॉपिक है, मेरी एनर्जी लो नहीं है बेटा, समझाने में मैं थोड़ा अज्यूम करवा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं बहुत ज्यादा हाई एनर्जी से तब समझाता जब मैंने पहले पढ़ा दिया होता। अब मेरी बात सुनना, यहां पार्ट चल रहा है अज्यूम करने का, मतलब मुझे शांत रहना है और मुझे कोशिश करनी है कि आप अज्यूम करें, आप कोशिश करें, बिकॉज ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी, आई एम फुल एनर्जी भाई, ठीक है, जबरदस्त। अब संकुल क्षमता अथवा संकुलन घनत्व, इसको मैं बताऊंगा भाई। संकुल का क्षमता हमें निकालनी है और संकुल का घनत्व निकालना है। पहले संकुल का क्षमता निकालते हैं, संकुलन क्षमता, जिसको अगर मैं बात करूं, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई? पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, या इसको पैकिंग एफिशिएंसी। घनत्व निकालने का भी थोड़ी देर में फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, ठीक है। घनत्व अभी मैं निकालवाऊंगा नहीं, घनत्व निकलवाऊंगा थोड़ी देर में। पहले एक एक पार्ट समझा दूं, फिर उसके बाद, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई यूनिट सेल बनता है ना, उसमें परमाणु लगते हैं अलग अलग, मतलब जुड़ते हैं। तो यहां पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। हमारी दुनिया में जो स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटा, वो होते हैं
3D स्ट्रक्चर, हमारी दुनिया 3D है। लेकिन अगर मान लो कोई 2D स्ट्रक्चर हुआ, हाइपोथेटिकली 2D स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, तो 2D यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। 2D में देखो, 2D का आप क्या निकाल सकते हो, 2D यूनिट सेलों में, ठीक है, क्षेत्रफल जो स्पेस का मापक होता है, स्पेस समझते हो ना, स्पेस का जो, स्पेस कैसे देखते हैं 2D स्ट्रक्चर में, क्षेत्रफल से। ठीक है, तो 2D यूनिट सेल में जो स्पेस है ना, स्पेस, ठीक है, वो देखा जाता है क्षेत्रफल से। और बेटा अगर हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता, 3D यूनिट सेल होता बेटा, तो उसका जो स्पेस होता है, उसका जो स्पेस होता है, स्थान होता है, वो देखा जाता है आयतन से, वॉल्यूम से। ठीक है, क्या देखा जाता है बेटा, आयतन से। अब यहां पर मैं सबसे पहले 2D की बात करूंगा बेटा। देखो बेटा, मुझे अब क्या करना है, 2D स्ट्रक्चरों का पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए भाई, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं 2D, 2D यूनिट सेलों में, 2D यूनिट सेल्स में हमारे पास जो देखने को 2D यूनिट सेल होंगी बेटा, ठीक है। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, 2D यूनिट सेल में जो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, वो होता है बेटा परमाणु का क्षेत्रफल। क्योंकि यहां पर परमाणु को भी कैसा माना जाता है बेटा, गोले को क्या कहते हैं हिंदी में, वर्ग कहते हैं, आयत कहते हैं, बताना बेटा फटाफट। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा गोले को, मतलब इस, सर्कल, सर्कल है ना, सर्कल बोलते होंगे ना, सर्कल तो इंग्लिश में हो गया। सर्कल को क्या बोलते हैं, गोला तो हिंदी होता है, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई। खैर अभी मैं लिख रहा हूं परमाणु का क्षेत्रफल बटे, बटे यूनिट सेल का क्षेत्रफल। अगर बेटा आपने केवल इनको भाग करा तो ये फ्रैक्शन है, भिन्न है ये, व्रत व्रत व्रत, हाँ व्रत, ठीक है, व्रत बोलते हैं, थैंक यू सो मच बेटा। और अगर हम यहां पर लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, क्या बोलते हैं बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा संकुल दक्षता। ऐसे मत सोचना कि तुम्हारे भाई को हिंदी नहीं आती, संकुल दक्षता। तो ये होता है हमारे पास परमाणु का क्षेत्रफल, ठीक है, यूनिट सेल का क्षेत्रफल गुणा 100, बस फर्क ये होगा, अगर दक्षता निकालनी है एफिशिएंसी, तो बेटा 100 से गुणा करना है। और खाली परमाणु का फ्रैक्शन निकालना है, भिन्न निकालना है, तो बेटा हमें केवल परमाणु का क्षेत्रफल बटे यूनिट सेल का क्षेत्रफल करना है। तो अभी मैंने क्या स्टार्ट करा है, 2D यूनिट सेल में आपके पास बेटा केवल 3 प्रकार की यूनिट सेल होंगी, ठीक है, 3 प्रकार की यूनिट सेल होंगी। कौन कौन सी होंगी बेटा, वो देख लो, मैंने बनवा रखी होंगी, तो सीधा काम पे ही आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, देखो भाई, पहला, एक तो वर्ग ऐसे बना हुआ होगा, ठीक, और एक वर्ग बेटा होगा ऐसे, नॉन प्रिमिटिव, 2D स्ट्रक्चर है ये, और एक बना होगा बेटा ऐसे करके, ठीक है। देखिए, अब ये 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है। तो 2D स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेटा, केवल एक तल की तरह होते हैं। अब इसमें जो परमाणु है वो कैसे कैसे पाए जाएंगे, थोड़ा इनके बारे में बताता हूं। अगर हमारे पास परमाणु जो है, परमाणु केवल केंद्रों पर है, अर्थात मैंने इसको ऐसे मान लिया, ये परमाणु केंद्र पर है, थोड़ा और बड़ा बना लो भाई,
ठीक। देखो, ऐसे जब आप पुराने जमाने के अगर होते थोड़े से, और अगर आप पुराने जमाने का, मेरा तात्पर्य पता क्या है, कि आप अगर मान लो उन बैच से होते जिनके उसमें सिलेबस में ये था, सॉलिड स्टेट था, ठीक है, तो आपको दिखता कि 2D यूनिट सेल ऐसी होती है जहां पर परमाणु केवल केंद्रों पर है, ठीक है, कोनों पर है बेटा, बीच में नहीं है। ठीक है, क्या है बेटा, बीच में है। हैंग हो गया क्या? देखो बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें जो परमाणु हमें दिख रहे हैं वो केवल केंद्रों पर दिख रहे हैं, उनका सेंटर बीच में नहीं दिख रहा। तो ये बेटा हमारे पास एक तरह का प्रिमिटिव हुआ। अगर मुझे इसका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी हो, तो मेरा फॉर्मूला होगा पैकिंग एफिशिएंसी का बेटा। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा क्या भाई, परमाणु का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे यूनिट सेल का क्षेत्रफल, यूनिट सेल का क्षेत्रफल गुणा 100। अब बेटा जो परमाणु का क्षेत्रफल है, पहले तो हम ये देखेंगे इसके अंदर परमाणु कितने हैं। अगर बेटा मैं ये मान लूं, अगर मैं यहां पर एक, सुनना भाई, ओए देखो इधर, अगर बेटा मैं ये मान लूं कि ये परमाणु का 1/4 भाग है, तो ये भी बेटा परमाणु का 1/4 भाग होगा, ये भी 1/4 परमाणु भाग होगा, 1/4 परमाणु भाग होगा। तो मुझे बताइए इसके अंदर टोटल कितने परमाणु हुए बेटा, इसके अंदर कितने परमाणु हुए बेटा टोटल? टोटल हुआ एक परमाणु। और एक परमाणु का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1 × πr²। ठीक। अब बेटा इस पूरी यूनिट ये वर्गाकार है, अगर इसकी ये दूरी a है, तो इसका यूनिट सेल का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, a² इंटू में 100। ऐसे ही करोगे आप। आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने आपको लास्ट में जाते जाते ना ये बताया था कि जो ए में और इनके बीच की दूरी, मतलब जब ये टच कर रहे हो तो यहां से यहां तक की दूरी आर होगी, और यहां से यहां तक की दूरी आर होगी। तो बेटा जब कोने कोने पर हो और वो टच कर रहे हो तो ए बराबर होगा 2r। तो हम लोग कहेंगे 2 πr² 1 × πr² गुणा 16/a²। तो जैसे आप मान रखोगे बेटा यहां पर पाई का मान होता है 3.14 r²। ए के स्थान पर आपने क्या रखा, 2r। ठीक है, तो 2 का हो गया बेटा हमारे पास 4, और आर का हो गया बेटा स्क्वायर। तो r² से r² कट गया, गुणा 100 बराबर। तो जब आप इसको हल करोगे तो हमारे पास ठीक है, देखो भाई हमारे पास क्या आंसर होगा भाइयों, 3.14 78.5% इसका पैकिंग फ्रैक्शन आया। क्या आया बेटा, 78.5, 78.5। ऐसे फर्जी नहीं लिखना कुछ भी, जो आएगा वही लिखना बेटा, 78.5। ये किसका आया बेटा, प्रिमिटिव का आया। अब देखो यहां पर और दूसरे क्या हो सकते हैं, हमारे पास ऐसे भी होंगे बेटा कि जैसे हमारे पास केंद्र पे एक परमाणु हमने ऐसे ले लिया, ले लिया परमाणु हमने केंद्र पर ऐसे। फिर और देखो, अगर मान लो हमारे पास ये हुआ, रुको,
फिर एक ये हो गया बेटा, ठीक है, फिर एक ये हो गया भाइयों। और एक ये हो गया। अब इधर देखो बेटा, इसमें जो हमारे पास ऐसे बना हुआ दिखेगा वहां पे 2D स्ट्रक्चर, एग्जाम में कैसा हो सकता है बेटा? 2D स्ट्रक्चर बना हुआ ऐसा हो सकता है भाई, जिसमें केंद्र पर भी परमाणु हो। मतलब एक कोई हमारे पास तल दे रखा हो वर्गाकार, और वर्गाकार तल में इस प्रकार से परमाणु दे रखे हो। उस टाइम पर अगर हमें उस टाइम पर अगर हमें इसके अंदर टोटल परमाणु डालने हो, तभी तो परमाणुओं का टोटल क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हमारे पास ये होगा 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग। तो जो टोटल परमाणु होंगे बेटा यहां पर, टोटल परमाणु वो होंगे बेटा Z = 2, क्योंकि ये एक है और ये एक है। और वैसे ये होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है जब केंद्र पर कोई परमाणु आ जाए, जैसे यहां तो सिर्फ कोनों पे है तो प्रिमिटिव, केंद्र पे आ जाए कहीं बीच में तो वो हो गया नॉन प्रिमिटिव। अगर मुझे यहां पर बेटा निकालना पड़े इसका पैकिंग एफिशिएंसी, और हम ये भी जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है a, ठीक है। अब देखो भाइयों, मतलब इसकी जो भुजा होगी वर्ग की वो a है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा, ठीक है भाई, परमाणु का एरिया, परमाणुओं का क्षेत्रफल बटे यूनिट सेल का क्षेत्रफल और गुणा 100, ठीक है। अब बेटा परमाणु हमारे पास 2 है और एक परमाणु का क्षेत्रफल होता है πr², तो यहां होगा 2πr²। अब यूनिट सेल का क्षेत्रफल होता है बेटा a², पर हमें a और r के बीच में दूरी, a और r के बीच में संबंध नहीं पता। तो आपको पता होगा यहां से लेकर यहां तक की दूरी r है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी r है, क्योंकि ये त्रिज्या है इनकी, लेकिन बीच में गैप आ रहा है, तो इसका मतलब a = 2r तो नहीं है। पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी r, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बेटा 2r, और यहां से लेकर बेटा यहां तक की दूरी r है। तो यहां पर जो संबंध आएगा निकल के बेटा, वो आएगा, इसका बता रहा हूं, इस वाले यूनिट सेल का, ठीक है, वो होगा a√2 बराबर, क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण हो गया, 4r के बराबर। तो हमारे पास a बराबर आ गया 4/√2 r², सॉरी r, 4/√2 r आ गया बेटा। अब आप जब इसका वर्ग करोगे तो आपने रखा भाई 2πr² बटे a के जगह पर रख दिया आपने 4 का वर्ग करोगे भाई तो 16, r² की जगह पर r², और √2 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, गुणा 100। अब देखो यहां पर हल करने पर 2 दूनी 4 और ये हो गया 4, ठीक, r² से r² कट गया, 4 से ये हो गया बेटा 25, और पाई का मान होता है 3.14। तो जब आप 25 की गुणा करोगे तो हमारे पास फिर से आएगा 78.5%, 78.5% आ गया बेटा, ठीक है, 78.5%। दोनों केस में सेम आई, चाहे प्रिमिटिव ले या नॉन प्रिमिटिव ले। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमेशा ही सेम आएगी। वापस से देखिए भाई, अगर मान लो मेरे पास ऐसे षटकोणीय 2D स्ट्रक्चर हुआ, तो षटकोणीय 2D स्ट्रक्चर में आपको निकालना पड़ेगा पैकिंग फ्रैक्शन। 78.5% परमाणुओं ने घेर रखा है। अगर कोई पूछे कि भाई रिक्त भाग कौन सा है, मतलब ये कितना परसेंटेज होगा रिक्त भाग, ये भी तो पूछ सकता है ना भाई, रिक्त भाग ये कितना होगा, तो 100 में से घटा देना, ये रिक्त भाग होगा, ठीक है। ये अगर यहां पर निकालोगे कि भाई रिक्त भाग कौन कितना है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप 100 में से घटा देना, तो बेटा ये रिक्त भाग आ जाएगा। ऐसे ही जब हम HCP की बात करेंगे, ठीक है, वो भी 2D में, तो यहां पर पता है हमें क्या करना पड़ेगा,
क्योंकि वहां पर तो ऐसा बना हुआ आएगा। एग्जाम में तो चित्र ऐसे आते हैं बेटा बने हुए। आगे वाली पीपीटी में कुछ दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीवाईक्यू वगैरह, ठीक है, जब इनको समझा दूंगा। तो मान लो ये स्ट्रक्चर आया बेटा। अब 2D में आपको पता है कि एक जो वृत्त होता है, वृत्त का टोटल कोण होता है 360 डिग्री का। ऐसे 360 का होता है बेटा वृत्त का। तो उसका आपको ये भी पता है कि षटकोण का ये भाग होता है 120 डिग्री एंगल। तो बेटा एक तरीके से 360 को अगर 120 में काटोगे तो ये पूरे परमाणु का 1/3 भाग ही तो होगा बेटा। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। ये दूरी हमारे पास ए होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दूरी हमारे पास होगी बेटा ए। और ये भी ध्यान रखना कि ए बराबर इस बार क्या होने वाला है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, यहां से यहां तक की दूरी आर है। तो ए बराबर 2r के बराबर होगा। जेड का मान जब आप निकालोगे यहां पर परमाणुओं की संख्या, ठीक है, कुल परमाणुओं की संख्या निकालोगे आप, तो देखो बेटा 1/3, 1/3, 1/3, 1, 2 और 3, ये होंगे 3 परमाणु। ठीक है, तो परमाणु का क्षेत्रफल होगा 3πr²। वो तो आप निकाल लोगे, दिक्कत नहीं है मुझे। इस षटकोण का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताओ कैसे करोगे आप। षटकोण का फॉर्मूला निकालने का तरीका, आप अगर ध्यान से देखो, इसके भुजा ए है, ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु है अगर आप ध्यान से देखो भाइयों, यहां से यहां तक की दूरी आर है, यहां से यहां तक की दूरी भी आर है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, यहां से यहां तक यहां तक दूरी। यानी ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया बेटा, समबाहु त्रिभुज। और बेटा ऐसे 6 बनेंगे, ऐसे 6 बनेंगे। एक ये बना, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ओ कहाँ गया ताऊ, रुक जा, हाँ एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो ऐसे 6 त्रिभुज बने। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। परमाणुओं की संख्या आपने 3 निकाल ली, तो आप मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि जो पूरे यूनिट सेल का फॉर्मूला होगा ना, जो पूरे यूनिट सेल का फॉर्मूला क्षेत्रफल होगा, यूनिट सेल का जो क्षेत्रफल आप निकालोगे बेटा यहां पर, वो 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, जिसकी भुजाएं या तो ए मान लेना या 2r मान लेना। 1/2 आधार गुणा आ जाए बेटा, वो गलत, वो होता है समकोण त्रिभुज का। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है समकोण। इसका मेरे अंदाजे को याद आ रहा है, √3/2 होना चाहिए, √3/2r², √3/2 भुजा का वर्ग। ठीक है, √3/2 या 3/4, या तो 3/2 होगा या 3/4 भुजा का वर्ग होगा। मैं चेक करता हूं भाई। √3/4 भुजा स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास जब आप यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे या पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे भाइयों, क्या निकालोगे आप, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा 3 गुणा परमाणु का क्षेत्रफल πr², 6 गुणा जो आपके पास समबाहु त्रिभुज है उनका, और गुणा 100। अब हमारे पास जब आप देखोगे भाई 3 और ये, तो पहले तो यही कट गया 1 और 2 में, तो हमारे पास πr²2, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया बेटा कितना, √3/4 भुजा का वर्ग यानी a²। भुजा का वर्ग कितना हो गया बेटा, a²। अब आप जब इससे काटोगे तो यहां पर आएगा 2, ये 2 ऊपर चला गया, 2πr² √3 गुणा 100 भी है बेटा। तो √3 नीचे है, और a जो है वो 2r के बराबर है बेटा। तो फिर आप वर्ग करोगे, 2 का वर्ग करोगे 4, r का वर्ग करोगे स्क्वायर, और गुणा में 100 बराबर।
तो आप ये पाओगे बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इस 2 से 4 यानी 2 बचेगा। अब आप यहां पर देखते हैं क्या मान आता है हमारे पास। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। रुको रुको रुको, आगे करता हूं भाई मैं इसको, एक ही जगह पे 2r का स्क्वायर, तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वहां पे घोच मोच सी मच गई, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा परमाणु थे 3, 3 से 6 गुना इतना, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर गुना 100, पाई आर स्क्वायर गुना 100 ऐसे लिख लिया। अब नीचे 2√3/4 ए स्क्वायर, रूट सॉरी 2 गुना √3/4 ऊपर हो गया, भुजा का वर्ग ऐसे ले लिया आपने। और भाई क्योंकि ए बराबर 2r होगी, तो इसका वर्ग करोगे तो बेटा 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर गुना 100 गुना 4, 2 गुना √3 गुना, और यहां पर होगा हमारे पास 2r स्क्वायर, तो भाई यहां पर हो जाएगा 4r स्क्वायर, इससे कट गया भाइयों, और इस 4 से 4 कट गया दोस्तों। अब देखते हैं भाई क्या मान आएगा। 3.14 गुना 100 भाग 2 भाग, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 90.64%, 90.64%। बच गया भाई, बच गया, हमारा फोन बच गया। बताइए भाई, क्या यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको, यस और नो? बोलो भाई, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? थोड़ा गणित है बेटा इसमें, और कुछ नहीं है। आपको इस तरह की आकृति बनी हुई होगी, आपको परमाणु देखने होंगे, परमाणु कितने हैं, टोटल परमाणु निकालो, फिर क्षेत्रफल। एक बार तो आप लाइफ में प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, उसके बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर कह रहा हूं कि भुजा का वर्ग, तो भुजा ए है तो ए का वर्ग। अब हमें आर काटना है, हमें पता है ए का आर के पदों में क्या रिलेशन होता है, कि ए बराबर 2r होता है बेटा, यहां पर ए बराबर 2r होता है, वही हमने यूज करा, मान रखा, सॉल्व करा, तो भाई इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया। डन। अब देखो बेटा, अब भाई ये देखो, यहां पर अगर आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों को अब 3D स्ट्रक्चर की बात बताना चाहता हूं भाई, कि 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है, 3D यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, 3D यूनिट सेल में संकुल दक्षता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, सर एटम की नंबर 3 कैसे है, एटम की नंबर 3 कैसे बता। अरे 3 कैसे क्या हो गया बेटा, आप इनको जोड़ लो, ये जो आपने देखे हैं सबको जोड़ लो आप, इसमें ये तो अकेला पूरा परमाणु आ गया एक। अब 1 2 3 4 5 6, और इनका 1/3 भाग है, तो 6 गुना 1/3,
तो जब इनको जोड़ोगे तो ये कट के बेटा जी हमारे पास 1 + 2 = 3 आएगा, इस तरीके से। क्योंकि परमाणु को हमने वृत्त माना हुआ है, सर्कल माना हुआ है, और ये 120 डिग्री का षटकोण का एंगल होता है। टोटल एंगल होता है बेटा हमारे पास 360 का, 360 का। तो 360 का 1/3 भाग इधर है, तो इसका मतलब परमाणु का 1/3 भाग इधर है। इस तरीके से 3 आया बेटा। ठीक है, आई होप पीयूष आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये बात आ गई समझ में पीयूष? देखिए भाई आगे, आगे क्या करना है हमें, A = 2R। खैर ये तो पहले वाले का हो गया। अब देखो भाई, अब देखो भाई रविंदर, इधर देखो। 3D यूनिट सेल में संकुल दक्षता कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो फॉर्मूला समझिएगा कि भाई जो संकुल दक्षता का फॉर्मूला है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, इस बार हमारे पास एरिया नहीं होगा, इस बार होगा आयतन। क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में जो स्पेस है, जो स्पेस ग्रहण करते हैं परमाणु या जो स्पेस छोड़ते हैं परमाणु, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, वो 3D स्पेस में आयतन होता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे बेटा परमाणुओं का आयतन, परमाणुओं का आयतन, या कह लो वॉल्यूम ऑफ एटम्स छोटे में बोले तो, और वॉल्यूम ऑफ जो भी यूनिट सेल होंगी उनका गुणा में 100, गुणा में 100, ये होगा बेटा। अच्छा, अगर आपको मान लो याद हो पाए तो आप याद भी कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, मुझे उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। अब जरा देखिए आप बेटा, यहां पर सबसे पहले जो एससीसी होगा ना, एससीसी, उसका आप 52% याद रखेंगे। ये 52% होता है हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी है, और जो रिक्त स्थान होगा वो 100 में से घटा के, रिक्त स्थान क्या होगा, 48%। अब बेटा जो बीसीसी होगा वो होगा हमारे पास 68%, और जो एफसीसी होगा या एचसीपी होगा, दोनों के दोनों होंगे 74%। या तो आप इनको याद कर लो, या एक आध का मैं उदाहरण दे देता हूं, बाकी को आप याद कर लेना। ठीक है, डन भाई, बढ़े आगे दोस्तों। अब देखो यहां पर, चलो एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं बेटा हम लोग। पहला केस हो गया हमारे पास एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ज्ञात करना। ठीक है, एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करना। अब देखो बेटा यहां पर, अब देखो बेटा यहां पर फटाफट, एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करना। तो सबसे पहले मुझे एससीसी बनाना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा समझा पाऊं आपको। एससीसी में जो परमाणु होते हैं ना बेटा, परमाणु, वो अगर आपको पता हो, वो केवल और केवल कोनों पे रहते हैं, केवल और केवल कोनों पर रहते हैं। मैं सबको बना के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि घोच पोच मच जाएगी, तो मैंने कहा कि केवल कोनों पर होते हैं, पॉइंट बता दिए। पर हां, आपको मैं ये जरूर बताऊंगा ताकि आपको ए और आर के बीच का संबंध आए कि एससीसी में ये जो भुजाओं वाले परमाणु होते हैं आपस में कनेक्ट करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी आर है, यहां तक की दूरी आर है। तो आप इतना समझ जाओगे कि ए = 2R होगा इनमें। और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया भी था ए = 2R होगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर क्या करना है आपको। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, पहले तो टोटल परमाणु निकालो बेटा। एक एससीसी में परमाणु की संख्या को मैं जेड से डिनोट कर रहा हूं बेटा, परमाणु की संख्या को जेड से। तो ये हमारे पास 8 कोने हैं, और एक कोने पर बेटा जी, एक कोने पर हमारे पास कितने परमाणु का भाग होता है, 1/8। तो टोटल परमाणु की संख्या आ गई बेटा 1। ठीक, और जब 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 3D यूनिट सेल की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, तब हम वृत्त नहीं लेते, तब हम लेते हैं गोला, तब हम लेते हैं बेटा गोला। तो पैकिंग एफिशिएंसी जब आएगी तो वो होगी हमारे पास 1 गुणा जो भी होगा परमाणु का आयतन,
परमाणु का आयतन, या कह सकते हैं 1 गुणा वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुणा 100 बराबर, परमाणु 1 है गोलाकार, तो हम लिखेंगे बेटा 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, और यूनिट सेल की बेटा वो क्या होगी हमारे पास, यूनिट सेल की क्या होगी बेटा यहां पर घन, क्या उसका आयतन कितना होगा, ए क्यूब भुजा का वर्ग, तो आप लिख दोगे बेटा ए क्यूब गुणा 100। अब क्योंकि हमें पता है एससीसी में ए बराबर 2r होता है बेटा, तो हम लोग लिखेंगे बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ए के स्थान पर जब आप 2r का क्यूब लिखोगे तो 2 का घन करोगे तो 8 हो जाएगा, और r का घन करोगे तो r क्यूब हो जाएगा गुणा 100 बराबर। अब यहां से क्या होगा बेटा, r की वैल्यू ये कट जाएगी, अब जो बचा इसको सॉल्व कर लो, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 2 ही कम 2, ये 50, लेकिन पाई तो बचा ऊपर, नीचे 3 बचा। अब आप खुद समझ जाओगे 3.14 गुणा 50 भाग, तो हमारे पास 52.33% इसकी संकुल दक्षता आ गई। बताओ मैं गलत बोल रहा था या सच बोल रहा था भाई, 52.33% आ गई। तो बेटर तरीका यह रहेगा मेरे बच्चों कि आप याद कर लो, सॉल्व करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है, पर हाँ कैसे निकालते हैं ये तरीका मैं जरूर बताऊंगा, और मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया कि कुल परमाणुओं का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुणा 100। अब मुझे बताइए बेटा, क्या यहां तक सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ये सबसे कठिन भाग चल रहा है, इसके बाद आसानी रहेगा यूनिट सेल, ठीक है, मतलब ये जो सॉलिड स्टेट है, अभी तक आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इजी लगा या बहुत कठिन है भाई, बोलिए बोलिए, इजी लगा या बहुत कठिन है बेटा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, घन की ज्यामिति वैसे मैंने आपको बता दी थी, ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर कोई भी परमाणु एक कोने पर है तो वो 8 घनों में विभाजित है, इसीलिए मैंने बोला था कि एक घन का कोना 8 घनों में उभयनिष्ठ होता है, इसलिए घन के इस कोने पर एक परमाणु का 1/भाग उपस्थित होता है। ये बात समझ गए होंगे ना आप लोग? ठीक है, ये भाग समझ गए होंगे, लास्ट वाली क्लास में बताया था। एक घन के फलक 2 घनकों के उभयनिष्ठ होता है, मतलब कोई भी फलक इधर आधा परमाणु होगा इधर आधा परमाणु होगा, क्योंकि ये कॉमन है बेटा। तो मैंने कहा कि एक घन का फलक 2 घनों में उभयनिष्ठ होता है, इसीलिए एक परमाणु का 1/2 भाग घन के फलक उपस्थित होता है। किस किस को बेटा जी, ये भी बात याद आ गई, दोबारा से रिकॉल हो गई, यस और नो? ऐसी बेटा अगर हमारे पास भुजा के केंद्र पर होगा तो ये 4 कमरों के साथ विभाजित होती है, इसके 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 इसके, इसलिए यहां पर 1/4 होगा बेटा, 1/4 एक घन के अंदर होगा। और ऐसे ही बेटा अगर कोई बॉडी सेंटर में, बॉडी के बीच में रहे, वो पूरा का पूरा 1 माना जाता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा 1 माना जाता है। अब उसके आधार पर जितना मैंने पढ़ाया उसके आधार पर कुछ PYQ लेके आया हूं मैं आपके, ठीक है। अभी ये पुराने टाइम पर बेटा ये जेई मेंस के क्वेश्चन थे, कुछ एडवांस के भी आएंगे बीच में, ऐसा नहीं कि एडवांस के नहीं आएंगे, एडवांस के भी आएंगे, पर जेई मेंस के पुराने क्वेश्चन एडवांस के में भी आते हैं, और वो आते हैं छोटे छोटे नंबरों में, जैसे 1 नंबर 2 नंबर का मिलाकर। अब देखो बेटा, यहां पर बोला गया है कि एक फलक केंद्रित का मतलब पता क्या होता है? फलक केंद्रित का मतलब होता है FCC। एक फलक केंद्रित घनीय जालक में A कोनों पर तथा परमाणु B फलक के केंद्र बिंदु पर है। यदि एक फलक केंद्रित के बिंदु पर B परमाणु अनुपस्थित हो तो आयनिक सूत्र का क्या होगा? अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे A और B का सूत्र बताना, तो मुझे A और B को क्या करना पड़ेगा? अनुपात में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अनुपात में। आप मुझे बताइए बेटा, A कहां पर है? A परमाणु के कोनों पर है, A परमाणु कोनों पर तथा परमाणु B फलक के केंद्र पर है।
कोई भी घन हो उसके कितने कोने होते हैं बेटा? 8। और एक कोने पर भाग कितना होता है? 1/8। तो ए जो है वो 8 कोनों पर है और प्रत्येक कोने पर 1/8 है अनुपात। अब बी कहां है सोचो, बी कहां है बेटा? बी फलक के केंद्रों पर है। एक केंद्र पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? एक केंद्र पर आप कहोगे सर जी एक केंद्र पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। मैंने कहा ठीक है। यदि एक फलक केंद्रित बिंदु से परमाणु बी अनुपस्थित हो, वैसे तो हमारे पास 6 फलक होते हैं, पर उन्होंने कहा है कि 6 में से एक फलक पर नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया बेटा? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया बेटा? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 फलकों पे ही बी पाया गया, 6 एक पर हट गया। अब पता है क्या होगा? कुछ नहीं करना, ये इससे कटेगा, ये आ गया 1 और ये आ गया 5/2। ब्रज गुणा करोगे तो 2:5, तो इसका मतलब हो गया A2B5। A2B5 कहीं दे रखा है क्या बेटा? डी में। आंसर आ गया। हाई लेवल का क्वेश्चन है क्या ये? मुझे बताओ। इतने हाई लेवल के क्वेश्चन है कि तुम नहीं कर पाओगे। बस ये पता होना चाहिए कोने पर कंट्रीब्यूशन कितना है, वहां पर कोने पर कौन सा परमाणु है, फलक के केंद्र पर कौन सा परमाणु है, ये बातें पता हो तो काम बन जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 पेपर 1 में आया था, एडवांस का क्वेश्चन है। और यदि यौगिक MPQ में एक्स के घनीय निबिड़ संकुलन CCP, यानी CCP का ध्यान रखिएगा, CCP और FCC एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, CCP और FCC एक ही बात होती है, कुछ चीजें आप नई नई सीखोगे। तो इसकी एकक कोष्टिका संरचना नीचे दिखाई गई है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? अगर भाई कुछ बच्चे से कह रहे हैं कि सर जी हमें नहीं पता कि आप कब जो है इसमें रिवीजन कराओगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मंजिल सीरीज में मैं रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हाँ, अगर फिजिकल का करवाना है तो मैं करवा दूंगा, उसका जैसे ही मेरे को स्लॉट मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं करवा दूंगा बेटा पेपर से पहले। ठीक है, वो डन। अब यहां पर देखो बेटा, इन्होंने कहा है कि जो ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला ये तो M है, और ये जो गोले वाला है ये है X। अब देखो आप कैसे सोचोगे, आप बनाओगे M अनुपात X, सूत्र आपको ढूंढना है। आप अगर करना चाहो पोल में भाई तो आपको 90 सेकंड का समय है, कर सकते हो आप। देखिए अब कोने कहां कहां पर दे रखे हैं बेटा? कोने दे रखे हैं भुजाओं के केंद्र पर, वो भी सिर्फ 4 भुजाओं के केंद्र पर। ठीक है, तो M ये था और X ये था, तो हमारे पास 4 तो हमारे पास भुजा के केंद्र हैं और एक है बिंदु, केंद्रीय बिंदु। तो यानी हम लोग कहेंगे 4 गुणा 1/4 प्लस 1, ये तो है M अनुपात X कितने होंगे बेटा? 8 कोनों पे है, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 8 कोनों पर है और 6 फलकों पर है। X होंगे हमारे पास 8 गुणा 1/8 प्लस 6 गुणा 1/2। हल करोगे 1 + 1 अनुपात, इसको काटोगे 1 + 3 तो 2:4, 1:2। M बेटा 1 है, X यहां पर 2 है, MX2 जो है वो B में है। अब ये आप लोगों ने बेटा आईआईटी एडवांस 2012 पेपर 1 में जो क्वेश्चन आया है इसको सॉल्व करा है। ठीक है, केवल ये पता कर कि भुजा के केंद्र पर होता है तो परमाणु का कितना भाग होगा, कोने पर होता है तो कितना भाग होगा, फलक के केंद्र पर होगा तो कितना भाग होगा, केंद्र के बीच में होगा मतलब बॉडी सेंटर पे होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया भाई और बहनों? आंसर होगा इसका बेटा बी, आंसर होगा बेटा इसका बी, और 41.44% बच्चों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, अरे ऐसे ही मैं भी तो यही कह रहा था बेटा, हलवा ही लगेगा ये चैप्टर, पर आप लोग बस डर के पता नहीं क्यों बैठे हो। आप लोगों को लग रहा है कि पहले जेई मेंस कर लेंगे फिर बाद में कर लेंगे, एडवांस में बहुत खतरनाक आता होगा। अरे एक बार सीखो तो सही, है ना? तो आपके मजे आ जाएंगे भाई, आप बस सीखो थोड़ा, सारी बातें हो जाएंगी अपने आप मैनेज।
तो भाई चलो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं PYQ कराऊंगा और आपको घनत्व कराऊंगा। फिर उसके बाद क्रिस्टलों के प्रकार करवा के और इसमें जो समस्याएं होती हैं वो खत्म करके फिर PYQ PYQ PYQ। और मैं कोशिश करूंगा संडे में आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूं, अगर मान लो है ना संडे में आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूं या कभी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेटा, बेहतरीन, ग्रेट। चले भाई आगे। बहुत बढ़िया। लव यू टू गाइस। तो डरना नहीं है इस चैप्टर से, आसान चैप्टर है, बस पढ़ते जाओ, मजे लेते जाओ। केमिस्ट्री लूंगा बेटा मैं, ये मैं संडे में लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, संडे में।